हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो ड्रामा की स्टार्टिंग किन याओ से होती है, जो ड्रामा की लीड हीरोइन है। यहाँ फ़ोन पर याओ की दादी उसे जियांग से शादी करने के लिए कहती है, पर याओ कहती है कि वो अरेंज मैरिज नहीं करेगी। वो उस आदमी से शादी नहीं करेगी जिसे वो कभी मिले ही नहीं। तभी याओ को उसकी फ्रेंड कोए का फ़ोन आता है। वो उससे पूछती है कि तुमने जो मेरे लिए फेक बॉयफ्रेंड अरेंज किया था वो कहाँ है। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि वो होटल में आने वाला है। वो काले सूट और चश्मे में बहुत ही हैंडसम लग रहा है। उसके हाथ में तुम्हारे फेवरेट रेड रोज़ भी हैं। तभी हम देखते हैं कि उसी होटल के बाहर एक बड़ी सी कार से हमारा हीरो जियांग उतरता है। उसने भी ब्लैक सूट और ग्लासेस पहने हुए हैं। वो अपनी दादी के कहने पर यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए आया है, वो भी किन्याओ से मिलने। उसका असिस्टेंट बताता है कि दादी ने आपको जल्दी से शादी करने के लिए कहा है, नहीं तो वो आपको कंपनी के प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा देंगी। दरअसल याओ और जियांग चाइल्डहुड फियांसे हैं, पर वे भी एक दूसरे से अनजान हैं। फिर जियांग वॉशरूम जाता है। वहाँ पर एक लड़का उसके हाथ में रेड रोज देकर जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है। फिर जियांग जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है तो उसकी टक्कर याओ से हो जाती है, और यहाँ पर याओ उसके हाथ में रेड रोज देखकर उसे अपना फेक बॉयफ्रेंड समझ लेती है, जो उसकी फ्रेंड ने भेजा है। फिर वो उसे लेकर रूम नंबर 606 में जाने लगती है। उसे दादी के कहने पर जियांग से मिलना था, पर वो जियांग को अपना फेक बॉयफ्रेंड समझ रही थी और गलती से वो रूम नंबर 909 में चली जाती है, जो टर्न होकर 606 बन जाता है। यहाँ पर एक मोटा आदमी अपनी ब्लाइंड डेट के लिए आया हुआ था और उसका सरनेम भी जियांग होता है। वो याओ को देखकर उसे अपनी ब्लाइंड डेट समझता है और उसे बदतमीजी करने लगता है। कहता है कि तुम्हारे बट तो बहुत ही बड़े हैं, तुम हेल्दी बच्चों को जन्म दे सकती हो, तुम्हें घर पर रहकर मेरा और मेरी फैमिली का ध्यान रखना है, और तुम मेरी परमिशन के बिना कहीं भी नहीं जा सकती। और याओ उसे जियांग समझकर उसे मना कर देती है। तभी वो आदमी याओ पर हाथ उठाने लगता है तो जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है और याओ को प्रोटेक्ट करता है। ये देखकर याओ तो जियांग से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और मन ही मन में सोचती है कि कितना हैंडसम है। फिर वो आदमी कहता है कि तुम एक कैरेक्टरलेस औरत हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, ये शादी करने वाले हैं। ये बोलकर वो जियांग को किस कर लेती है और जियांग तो हैरानी से बस उसे देखता ही रह जाता है। जियांग भी याओ का साथ देता हुआ कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना, और दोनों में उसका यूज़ किया है। तभी याओ की फ्रेंड का फ़ोन आता है तो याओ को पता चलता है कि ये पर्सन तो उसका फेक बॉयफ्रेंड है ही नहीं। वो जियांग से सॉरी बोलकर उसे 1000 युआन देने का प्रॉमिस करती है और जाने लगती है। तभी जियांग उसका हाथ पकड़कर उसे अपने क्लोज करता है और कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि इसके बदले में अब तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। तो याओ उसे हाँ बोलकर चली जाती है। जियांग का सेक्रेटरी बताता है कि सर, आपकी चाइल्डहुड फियांसे तो नहीं आई। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जियांग की दादी जियांग को बोलती है कि याओ को कुछ काम होगा इसलिए वो नहीं आ पाई, मैं तुम्हारे लिए एक और डेट अरेंज करती हूँ याओ के साथ। इधर इधर याओ दादी को कहती है कि मैं जियांग से शादी नहीं करूंगी, वो बहुत ही बदतमीज इंसान है और फीमेल्स की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो दादी कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, जियांग ऐसा नहीं है, तुम एक बार फिर उससे मिलने जाओ। इस बार दोनों सेम टॉय लेकर आते हैं जिससे जियांग अपनी चाइल्डहुड फियांसे को पहचान सके। यहाँ याओ को अर्जेंट वॉशरूम जाना पड़ता है और वो अपना टॉय वहीं पर रखकर वॉशरूम चली जाती है। तभी वहाँ एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम टिन होता है, और वो उसी जगह पर बैठ जाती है जहाँ पर याओ बैठी थी और उस टॉय को देखने लगती है। तभी वहाँ पर जियांग भी आ जाता है और उस लड़की को अपनी चाइल्डहुड फियांसे समझकर वहाँ बैठ जाता है और उससे शादी की बात करने लगता है। पर वो लड़की तो उसके ब्रांडेड घड़ी, ड्रेस, ग्लासेस देखकर ये सोचती है कि ये कोई रिच पर्सन है, तो वो उससे शादी के बदले महंगी महंगी चीज़ों की डिमांड करने लगती है और कहती है कि तुम ये सब मुझे दोगे तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। अब ये सब सुनकर जियांग उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम एक गोल्ड गर्ल लड़की हो और मैं तुम जैसी लड़की से तो कभी शादी नहीं करूंगा। तभी वहाँ पर याओ भी आ जाती है और जियांग उसे देखकर अपनी हेल्प करने को कहता है, तो वो भी जियांग की फेक गर्लफ्रेंड होने का नाटक करती है और कहती है कि हम दोनों कपल हैं और जल्दी ही शादी करने वाले हैं। ये सुनकर वो लड़की वहाँ से गुस्से में चली जाती है और तभी वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जिसे याओ अपना चाइल्डहुड फियांसे समझ रही थी और वो उससे छुपने लगती है। तभी याओ और जियांग एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और थोड़ा रोमांटिक सा सीन क्रिएट हो जाता है। जियांग याओ को बताता है कि वो भी फोर्स्ड मैरिज नहीं करना चाहता। इस पर याओ कहती है कि ठीक है, फिर आज से हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। यह कहकर याओ वहाँ से चली जाती है। तभी जियांग सेक्रेटरी को याओ के बारे में पता लगाने के लिए कहता है तो सेक्रेटरी बताता है कि अपनी ही कंपनी में इंटर्न असिस्टेंट है और इसका सरनेम भी याओ है।
नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जियांग को दादी का फ़ोन आता है और याओ के बारे में पूछती है, तो जियांग कहता है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा, वो तो एक गोल्ड डिगर लड़की है। ये सुनकर दादी कहती है कि इम्पॉसिबल याओ, ऐसी लड़की है ही नहीं, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुम किसी गलत लड़की से मिले हो। मैं तुम्हें याओ का एड्रेस सेंड करती हूँ, तुम वहाँ जाकर उससे मिलो। अब जियांग दादी की बात को कैसे मना कर सकता था, तो अपने सेक्रेटरी को वो अपने फियांसे के लिए गिफ्ट और बुके लेने के लिए कहता है और सेक्रेटरी जाकर मैनेजर को कहता है और मैनेजर याओ को बोलता है कि गिफ्ट लाने के लिए, क्योंकि वो उसी के अंडर इंटर्नशिप कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि याओ थक कर बैठी होती है, तभी जियांग भी वहां से जाते हुए उसे देख लेता है और पूछता है कि तुम इतना लेट हो गया है, तुम अभी तक काम कर रही हो। तो यहाँ पर याओ अपने बॉस की बुराई करने लगती है कि वो कितना ओवर टाइम करवाता है और जियांग को पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इनमें जियांग उसी एड्रेस पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो याओ का गेट नॉक करता है, तभी साथ वाले फ्लैट से वही गोल्ड डिगर लड़की बाय चांस गेट ओपन करती है। तो जियांग सोचता है कि शायद मैंने गलत डोर नॉक किया है और वो उस लड़की के पास चला जाता है, क्योंकि वो उसे ही अपनी फियांसे समझ रहा था। पर यहाँ पर वो लड़की जियांग के बहुत ही क्लोज होने लगती है और कहती है कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हो, तो लेट्स एंजॉय। अब ये सुनकर तो जियांग का दिमाग खराब हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी याओ पीछे से ये सब देख रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में जियांग को ऑफिस में दिखाया जाता है, जो ग्रैंडमदर को बोल रहा था कि मैं उस गोल्ड डिगर लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। पर ग्रैंडमदर बोलती है कि नहीं याओ, तो बिल्कुल ऐसी लड़की नहीं है, तुम्हें उसी से शादी करनी होगी। जियांग मना करके फ़ोन कट कर देता है। तभी याओ भी ऑफिस में आ जाती है और जियांग को देखकर पूछती है कि तुम इतने अपसेट क्यों हो। तो जियांग कहता है कि वही फोर्स्ड मैरिज की वजह से ग्रैंडमदर चाहती है कि मैं उसी लड़की से शादी करूं। तभी तभी याओ जियांग को चीयर अप करने के लिए उसे एक ऑरेंज कैंडी देती है और तभी वहां पर जियांग का असिस्टेंट आ जाता है। वो कुछ बोलने ही वाला था कि जियांग उसे इशारा करता है और अपने असिस्टेंट को अपना बॉस बोलने लगता है। फिर असिस्टेंट भी उसका साथ देते हुए बड़े रोब से बोलता है कि जियांग जल्दी से ये फाइल प्रोसेस करके लाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग की ग्रैंडमदर ने याओ को घर पर बुलाया है और वो उसे 3 दिन बाद होने वाले अपने बर्थडे का वीआईपी इनविटेशन कार्ड देती है। अब जब याओ वहां से चली जाती है, तो जियांग भी ग्रैंडमदर से मिलने आता है और कहता है कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उस गोल्ड डिगर लड़की से शादी नहीं कर सकता। तो ग्रैंडमदर कहती है कि ठीक है, तो फिर 3 दिन में तुम मुझे उस लड़की से मिलवाओगे। जियांग बोलता है कि ठीक है। फिर वो याओ को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो वो बताती है कि मैं अभी तक ऑफिस में हूँ और ओवर टाइम कर रही हूँ। तो जियांग बोलता है कि ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। वहां पहुंचकर जियांग याओ से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। दरअसल मैंने फोर्स्ड मैरिज से बचने के लिए ग्रैंडमदर को बोल दिया है कि मैं किसी को डेट कर रहा हूँ और मेरी एक गर्लफ्रेंड है, तो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनकर 3 दिन बाद ग्रैंडमदर से मिलने चलना होगा। तो याओ हाँ बोल देती है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मॉर्निंग में याओ को ग्रैंडमदर का कॉल आता है और वो कहती है कि आज तुम्हें जियांग की ग्रैंडमदर के बर्थडे में जाना है, क्या तुम भूल गई हो। तभी याओ को याद आता है उसे तो जियांग के साथ भी उसकी ग्रैंडमदर से मिलने जाना था। तो याओ दादी को बोलती है कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी और फिर वो जियांग को कॉल करके बोलती है कि सॉरी, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि याओ जल्दी से ग्रैंडमदर की बर्थडे पार्टी में जा रही होती है, तो उसके हाथ से वो वीआईपी इनविटेशन कार्ड नीचे गिर जाता है, जिसे वही गोल्ड फैमिली मेंबर के बर्थडे का वीआईपी इनविटेशन कार्ड है। मैं तो वहां जरूर जाऊंगी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याओ ब्लैक ड्रेस में बहुत ही प्रिटी लग रही थी। तभी वहां पर जियांग भी आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं और तभी वो एक दूसरे को पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे। तो याओ कहती है कि मैं अपने ग्रैंडमदर के कहने पर यहाँ पर आई हूँ, मैं उन्हें मना नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें मना कर दिया। तो जियांग कहता है कि मैं तो बॉस का असिस्टेंट हूँ, तो उन्हीं के साथ यहाँ पर आया हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टिन भी उसी पार्टी में पहुंच जाती है। वहां पर सभी लोग बातें कर रहे थे कि आज कोई स्पेशल पर्सन आने वाला है, जो जियांग फैमिली की यंग लेडी होगी और सिर्फ उसे ही वीआईपी इनविटेशन कार्ड मिला है। ये सब बातें वहां खड़ी टिन भी सुन लेती है और वो उन सबको वो कार्ड दिखाते हुए बोलती है कि क्या तुम इस कार्ड की बात कर रहे हो। तो उसे देखकर पार्टी में सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि ये कितनी प्रिटी है, कितनी सुंदर है और यंग मास्टर के साथ इसका कपल कितना अच्छा लगेगा। और ये सब सुनकर टिन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और यंग मास्टर से शादी करने के सपने देखने लगती है। और तभी वहाँ पर जियांग और याओ की एंट्री होती है। वो दोनों बहुत ही क्यूट कपल लग रहे थे। तभी सब लोग बोलते हैं कि यंग मास्टर जियांग के साथ कौन लड़की है। यहाँ पर टिन जियांग को देखकर पहचान लेती है कि अरे ये तो वही लड़का है जो मुझे अपनी फियांसे बताकर शादी करने के लिए बोल रहा था। अब तो मैं इसी से शादी करूंगी, ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिच है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट को देखकर जियांग याओ को छोड़कर असिस्टेंट के पास जाता है और कहता है कि याओ यहाँ पर आई है तो तुम मुझे एक्सपोज मत करना, याद रखना कि तुम ही मेरे बॉस हो। और ये बोलकर वो दादी से मिलने चला जाता है।
और यहाँ पर सभी याओ की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करने लगते हैं कि तुम इतनी पुअर लड़की इस रिच फैमिली की पार्टी में कैसे आई हो? ज़रूर तुमने यंग मास्टर को सेड्यूस किया होगा। इसके कपड़े तो देखो, पता नहीं ऐसे लोग कैसे पार्टी में आ जाते हैं। तभी टिन आकर याओ को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे फियांसे को सेड्यूस करने की? निकल जाओ यहाँ से। तभी याओ कहती है कि मुझे यहाँ आने के लिए वीआईपी इनविटेशन कार्ड मिला है। और जैसे ही ये बोलकर वो पर्स से कार्ड निकालने वाली होती है तो उसे कार्ड नहीं मिलता। तो टिन कहती है कि क्या तुम इसे मिलता है? और तब भी सब लोग याओ को पार्टी से बाहर निकालने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर ग्रैंड मदर आ जाती है और सभी को डांट कर कहती है कि याओ ही इस फैमिली की यंग लेडी है और याओ को प्रोटेक्ट करती है। अब टिन की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और सबको पता चल जाता है कि टिन ही बुरी लड़की है। तो सब लोग उसकी खूब इंसल्ट करके उसे पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि याओ जैसे में क्या हुआ। तो याओ कहती है कि तुम्हारी फियोंसे ने किया है। तो जियांग उसे मेडिसिन लगाने के लिए रूम में ले जाता है और जियांग जैसे ही याओ के क्लोज आता है तो याओ अपनी आई क्लोज कर लेती है। उसे लग रहा था कि जियांग उसे किस करने वाला है, पर वो तो उसे मेडिसिन लगाता है और दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और जैसे ही वो लोग रूम से बाहर आते हैं तो याओ को वही आदमी मिल जाता है जिसे वो अपनी फियोंसे समझ रही थी और वो आदमी याओ के साथ फिर से मिसबिहेव करने लगता है और याओ पर हाथ भी उठाता है। तो तभी जियांग उसका हाथ पकड़कर उसे एक जोरदार किक मारता है और याओ को प्रोटेक्ट करता है। याओ तो उसे इस हीरो वाले स्टाइल में देखकर खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर टिन भी आ जाती है और याओ से लड़ने लगती है। तभी जियांग कहता है कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा। इस पर याओ भी जियांग का साथ देते हुए कहती है कि मैं और जियांग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और जल्दी ही शादी करने वाले हैं। और ये बोलकर वो जियांग को किस कर लेती है। और ये सब देखकर टिन का तो जेलेसी के मारे बुरा ही हाल हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर याओ भी वहाँ से जाने लगती है और यहाँ जियांग सोचता है कि कितना अच्छा होता अगर हम रियल में कपल होते। तभी जियांग असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी से उस गोल्ड डिगर लड़की से मेरी एंगेजमेंट टर्मिनेट कराने के लिए सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो। उसकी हिम्मत कैसे हुई याओ को हिट करने की। फिर वो ग्रैंड मदर के पास जाकर बोलता है कि वो ये शादी नहीं करेगा, वो अपनी एंगेजमेंट टर्मिनेट कर देगा। ये सुनकर ग्रैंड मदर तो बहुत परेशान होती है। नेक्स्ट सीन में याओ को जियांग के ऑफिस में देखते हैं जहाँ वो कुछ डॉक्यूमेंट्स देने आई थी कि तभी उसे उसके डायरेक्टर का फ़ोन आता है और वो उसे डांटते हुए कहता है कि तुम कहाँ हो, जल्दी आओ और इस पेपर वर्क को कंप्लीट करो। तो याओ वहाँ से चली जाती है और तभी डायरेक्टर वहाँ आकर याओ को बोलता है कि जल्दी से ये प्लान कंप्लीट करो। इस पर याओ कहती है कि ये प्लान कंप्लीट करना तो आपका काम है, मैं तो एक इंटर्न हूँ और आप मुझसे इस तरह का काम कैसे करा सकते हैं? ये एक सीनियर एम्प्लॉय और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय ही कर सकता है। तो डायरेक्टर उस पर शाउट करते हुए कहता है कि अगर तुम ये नहीं कर सकती तो तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। तभी बाकी कलीग्स भी याओ को ताना मारते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी भी एबिलिटी नहीं है देन गेट आउट फ्रॉम दिस कंपनी। अब तो बेचारी याओ को और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, उसे ये प्लान कंप्लीट ही करना था। उसके लिए उसे आज फिर रात को ओवरटाइम करना था, पर उसको तो यहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और तभी वहाँ पर जियांग भी आ जाता है और याओ से पूछता है कि क्या हुआ, तुम अभी तक ओवरटाइम कर रही हो और तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तो याओ उसे बताती है कि डायरेक्टर ने क्लाइंट के लिए डाटा बनाने को कहा है, पर इस प्लान में जो डाटा है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मैं अभी एक इंटर्न हूँ और ये काम तो सीनियर एम्प्लॉय का है और डायरेक्टर ने कहा है कि अगर मैं इस काम को नहीं करूँगी तो मुझे वो जॉब से निकाल देंगे। तो जियांग यहाँ पर सब कुछ समझ जाता है कि डायरेक्टर ने जानबूझकर याओ को ये डिफ़िकल्ट वर्क दिया है और वो याओ से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो याओ पूछती है कि तुम कैसे करोगे? तो जियांग कहता है कि शायद तुम भूल रही हो कि मैं प्रेसिडेंट का असिस्टेंट हूँ और मेरे पास ये सारा डाटा है। ये सुनकर याओ बहुत खुश हो जाती है और जियांग को हक कर लेती है और जियांग की खुशी तो यहाँ देखने लायक होती है। फिर दोनों साथ बैठकर काम करने लगते हैं और थोड़ी देर में ही याओ को तो नींद आ जाती है। वो वहीं अपने डेस्क पर सो जाती है और जियांग उसका सारा वर्क कंप्लीट कर देता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाकर को फाइल देती है जिसे देखकर डायरेक्टर तो शॉक्ड रह जाता है और सोचता है कि ये इस काम को कैसे कर सकती है, ये डाटा तो सिर्फ सीनियर एम्प्लॉयज़ के पास ही होता है। तो डायरेक्टर याओ से पूछता है कि तुमने इसे कैसे किया है। इस पर याओ कहती है कि तो तुम एडमिट करते हो कि तुमने मुझे जानबूझकर ये डिफ़िकल्ट वर्क दिया था। तो डायरेक्टर बोलता है कि तो क्या हुआ, और अब तुमने इस प्लान को इतने अच्छे से कंप्लीट कर ही दिया है तो अब ये मेरा हुआ। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उस प्लान की वजह से डायरेक्टर को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है जहाँ पर सब लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, जबकि वो प्लान तो याओ ने रेडी किया था। डायरेक्टर सबको कहता है कि जैसे ही मुझे इस प्रोजेक्ट का प्रॉफिट मिलेगा तो मैं तुम सबको पार्टी दूंगा। अब ये सब देखकर याओ को तो बहुत ही गुस्सा आता है,
पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। सभी लोग बोलते हैं कि याओ कितनी रूड है, उसने डायरेक्टर को कांग्रेचुलेट भी नहीं किया और डायरेक्टर भी यहाँ पर उसकी बहुत इंसल्ट करता है, उसे यहाँ से बाहर चले जाने को कहता है। तभी वहाँ पर जियांग आता है और डायरेक्टर को बोलता है कि तुम्हें यहाँ से बाहर जाना चाहिए, बल्कि इस कंपनी से ही बाहर निकल जाना चाहिए। तभी सभी लोग बोल रहे थे कि अरे प्रेसिडेंट जियांग, आप यहाँ पर। अब ये सुनकर याओ तो बहुत ही हैरान होती है कि जियांग यहाँ का प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है। तभी डायरेक्टर बोलता है कि ये इंटर्न यहाँ पर ट्रबल क्रिएट कर रही है, इसे कुछ काम भी ढंग से नहीं करना आता। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे अभी अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसके लिए मैंने काफ़ी हार्डवर्क करके ये प्लान तैयार किया है। और वो फाइल जियांग को देने लगता है। जियांग कहता है कि ये गलती मानकर जियांग और याओ से माफ़ी मांगता है। फिर जियांग कहता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो तुम्हें 1 मिलियन का कमीशन मिलने वाला था, अब वो याओ को मिलेगा। ये सुनकर याओ तो शॉक्ड रह जाती है कि मुझे इतना बड़ा कमीशन मिलने वाला है। फिर जियांग याओ से कहता है कि मुझे ऑफिस में आकर मिलो और वहाँ से चला जाता है। और बेचारा डायरेक्टर तो शौक के मारे ज़मीन पर ही पड़ा होता है। तभी एक एम्प्लॉय कहती है कि याओ को अकेले इतना बड़ा कमीशन कैसे मिल सकता है, जबकि वो तो सिर्फ एक इंटर्न है। वो याओ से काफ़ी जेलस होती है। इधर ऑफिस में याओ जियांग को बोलती है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रही कि तुम प्रेसिडेंट हो और मुझे 1 मिलियन का कमीशन मिलने वाला है। तो जियांग याओ की चीख खींचते हुए कहता है कि तुम कोई ड्रीम नहीं देख रही हो, ये सच है। फिर याओ को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने तुमसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई। पर तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं एक रिच पर्सन हूँ, तो तुम मुझसे हेट तो नहीं करोगी। तो याओ ये कहती है कि भला मैं तुमसे कैसे हेट कर सकती हूँ, और ये बोलते हुए उसके शोल्डर पर हाथ रख लेती है। तभी उसे रियलाइज़ होता है और जियांग को सॉरी बोलते हुए वो उसके कंधे से हाथ हटा लेती है और कहती है कि मैं तो भूल गई कि अब तुम एक प्रेसिडेंट हो और मैं तुम्हें ऐसे टच नहीं कर सकती। तो जियांग कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और हम ऐसे ही रहेंगे जैसे हम पहले एक दूसरे के साथ रहते थे। फिर जियांग याओ को कहता है कि क्या तुम प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी बनोगी, मैं तुम्हें 3 गुना सैलरी दूंगा। ये सुनकर याओ तो एकदम हैरान रह जाती है और जियांग को ये पोस्ट देने के लिए उसे थैंक यू बोलती है। और तभी जियांग उसके क्लोज आने लगता है। तो याओ सोचती है कि प्रेसिडेंट इतना फ्लर्टी कैसे हो सकता है और वहाँ से चली जाती है। फिर जियांग अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मैंने तुम्हें मेरी इंगेजमेंट टर्मिनेट करने के लिए सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ अरेंज करने के लिए कहा था, उसका क्या रहा। तो असिस्टेंट कहता है कि मैं अभी लॉयर से बात करता हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग याओ को जियांग जियांग के लॉयर का कॉल आता है और वो बताता है कि मिस याओ, मिस्टर जियांग ने आपके साथ एंगेजमेंट टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ आकर एग्रीमेंट पर साइन करना होगा और आपको जो भी कंपनसेशन है वो दे दिया जाएगा। ये सुनकर याओ तो खुश हो जाती है कि चलो उस ग्रेसी मैन से पीछा छोड़ा। और वो लॉयर को कहती है कि मैं शाम को 5 बजे आपसे क्लाउड व्यू रेस्टोरेंट में मिलने आ जाऊंगी। फिर लॉयर जियांग को कॉल करके बताता है कि मिस्टर जियांग, मिस याओ एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए मान गई है और हमने एग्रीमेंट में सभी वही शर्तें लिखी हैं जो आपने कहा था। तो जियांग बोलता है कि ठीक है, तो ये श्योर करना कि वो इसके बाद ही शहर छोड़कर चली जाए। तभी याओ जियांग के ऑफिस में आती है। जियांग कहता है कि एक अर्जेंट प्रोजेक्ट है, इसके लिए तुम्हें आज ही सिचुआन सिटी जाना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि याओ सिचुआन सिटी पहुंच जाती है और सारा दिन काम करके वो बहुत थक जाती है और लेटते ही गहरी नींद में सो जाती है। इधर लॉयर उसे पिक करती है तो लॉयर उसे पूछता है कि मिस याओ आप कहाँ हैं, 8 बजे शिप पर हूँ तो मैं अभी नहीं आ सकती। तो लॉयर गुस्से में कहता है कि ये तो कोई बात नहीं है, तुम एक्सक्यूज़ बना रही हो, तुम एंगेजमेंट नहीं तोड़ना चाहती। तो याओ कहती है कि मैं भी इस एंगेजमेंट को टर्मिनेट करना चाहती हूँ, पर मेरे पास अभी टाइम नहीं है, और ये बोलकर वो गुस्से में फ़ोन कट कर देती है। फिर लॉयर जियांग को कॉल करके बताता है कि मिस याओ एंगेजमेंट को नहीं तोड़ना चाहती और हाँ एक्सक्यूज़ बना रही है और वो मीटिंग के लिए नहीं आई। तो जियांग कहता है कि ठीक है, फिर तुम उसके घर पर जाओ। तो लॉयर बताता है कि वो सिटी में नहीं है, वो सिचुआन सिटी में है। तो जियांग कहता है कि ठीक है, फिर मैं वहाँ जाकर उसे ढूंढता हूँ। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वो जियांग को परेशान देखकर पूछता है कि बॉस, आप इतने परेशान क्यों हो, क्या हुआ, मिस याओ के साथ कुछ गलत होने वाला है क्या। तो जियांग पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो असिस्टेंट जियांग को फाइल देते हुए कहता है कि सिचुआन ब्रांच का सेल्स डाटा है जो अभी अभी मिस याओ ने भेजा है, जिससे पता चलता है कि मिस्टर जेंग इस ब्रांच के सेल्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं और वो कंपनी में बहुत स्कैम कर रहे हैं। फिर असिस्टेंट बोलता है कि बॉस, आपकी एंगेजमेंट टर्मिनेट वाली बात क्या आपकी मॉम को पता है। दरअसल जियांग और उसकी मॉम के रिलेशन कुछ ठीक नहीं है और असिस्टेंट बताता है कि आपकी मॉम ये जानती है कि आपने मिस याओ को पर्सनल फेवर देकर प्रमोट किया है और वो आपकी मिस लुई से शादी भी करवाना चाहती है, तो मिस याओ को नुकसान भी पहुंचा सकती है, इसके लिए उन्हें सिचुआन सिटी भेजा गया है।
अब ये सुनकर जियांग याओ के लिए काफ़ी परेशान हो जाता है और तुरंत ही सिचुआन सिटी जाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि याओ के पास मैनेजर ज़ैंग आता है और वो याओ को धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अगेंस्ट जाने की और सारा सेल्स डाटा हेडक्वार्टर भेजने की, वो भी मेरी परमिशन के बिना। तो याओ कहती है कि आपने अपनी पोस्ट का करता है। जियांग को यहाँ देखकर मैनेजर की तो हालत ख़राब हो जाती है और जियांग से कहता है कि सर मुझे नहीं पता था कि मिस याओ आपकी लेडी है, सब मेरी ही गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो जियांग कहता है कि जितना भी लॉस हुआ है अब वो तुम्हारी सैलरी से कट होगा और अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो याओ कहती है कि मिस्टर जियांग आपने उसे ऐसी कैसे जाने दिया, उसने कंपनी में काफ़ी गड़बड़ी की है। तो जियांग कहता है कि मुझे पता है और ये काम अकेले मैनेजर का नहीं है, मैं उन सभी लोगों को पकड़ना चाहता हूँ जो इन सब में इन्वॉल्व है। तभी याओ को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। तो जियांग उसे हॉस्पिटल लेकर आता है जहाँ पता चलता है कि उसे तो बहुत तेज फीवर है। तभी वहाँ पर मैनेजर ज़ैंग चुपके से उन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर लेता है और जियांग की मॉम को कॉल करके बताता है कि मैडम जैसा आपको लग रहा था ठीक वैसा ही है, मिस्टर जियांग मिस याओ के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में है और वो फ़ोटो उन्हें सेंड कर देता है। तो जियांग की मॉम मैनेजर को बोलती है कि याओ एक ग्रीडी लड़की है और सिर्फ जियांग का पैसा और पावर पाना चाहती है, तुम उसे अच्छा सबक सिखाओ और उसे जियांग से दूर कर दो। अब नेक्स्ट सीन में याओ को हॉस्पिटल में होश आता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि आप कई दिनों तक देर रात तक जागते हुए काम कर रही थी, इसलिए थकान के मारे आपकी तबीयत खराब हो गई थी। मिस्टर जियांग यहाँ पर आपको सही समय पर ले आए। तो याओ पूछती है कि मिस्टर जियांग कहाँ पर हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि वो बाहर ही बैठे हैं और वो पूरी रात सोए भी नहीं, आपके पास ही बैठे रहे। फिर डॉक्टर याओ को आराम करने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर जियांग और असिस्टेंट भी आ जाते हैं। तो जियांग याओ से पूछता है कि अब तुम ठीक हो। तो याओ कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करें। तभी असिस्टेंट बोलता है कि मिस याओ क्या आपको पता है कि जब आप बेहोश थी तो बॉस काफ़ी घबरा गए थे और मैंने पहले कभी उन्हें इतना घबराया हुआ नहीं देखा। और इतना ही नहीं, बॉस को जब पता चला कि आपको सिचुआन सिटी में खतरा है तो वो रात को ही 10 घंटे तक खुद गाड़ी चलाकर यहाँ आपसे मिलने आए हैं। तभी जियांग कहता है कि ज़्यादा मत सोचो, ये सिर्फ मैं अपने एम्प्लॉयज़ की केयर कर रहा था। और मिस्टर जियांग याओ को रेस्ट करने के लिए बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे किसी भी टाइम कॉल करके बता सकती हो। और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब बाहर आकर जियांग याओ के बारे में ही सोच रहा था। तभी पीछे से असिस्टेंट आकर जियांग को बोलता है कि बॉस क्या आप अभी भी मिस याओ के बारे में सोच रहे हैं? अगर आप उनके बारे में कोई फीलिंग रखते हैं तो आप उनको बताते क्यों नहीं? फिर जियांग के वहाँ से जाने के बाद मैनेजर ज़ैंग भी याओ से मिलने के लिए रूम में आता है। तो याओ कहती है कि मैनेजर ज़ैंग आप यहाँ कैसे? इस पर मैनेजर ज़ैंग कहता है कि मैंने सुना था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसीलिए आपसे मिलने आ गया। और कहता है मिस याओ आपको पता है ना मिस्टर जियांग की फियांसे है, तो आप ऐसा कुछ मत सोचिएगा कि आप उनको सेड्यूस करके उनके पास आ सकती है और उनकी मनी और पावर को हासिल कर सकती है। लेकिन हाँ, आप मेरे बारे में ज़रूर सोच सकती हैं, मैं आपको एक मौका दे सकता हूँ अपने बिस्तर पर आने का। अब ये सब सुनकर याओ को बहुत गुस्सा आ जाता है और मैनेजर को कहती है कि मुझे तुम्हें तुम्हारी कब्र तक ले जाने का क्या एक मौका दोगे? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कितने बड़े बास्टर्ड हो? ये सुनकर मैनेजर याओ को गलत तरीके से टच करने लगता है। तभी याओ उसे एक ज़ोरदार किक मारती है। ऐसे आदमी के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। फिर याओ से ज़ोरदार किक खाने के बाद मैनेजर जैसे ही वार्ड से बाहर आता है तो सामने ही उसे मिस्टर जियांग और असिस्टेंट मिल जाते हैं और जियांग मैनेजर को पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैनेजर बताता है कि मैं तो बस मिस याओ का हालचाल पूछने आया था। तो जियांग कहता है तुम हालचाल पूछने आए थे रही है। फिर जियांग मैनेजर को बोलता है कि मॉम से जाकर बोल दो कि अगर फिर से उन्होंने याओ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इसके लिए उन्हें लाइफ टाइम पछताना पड़ेगा। अब जियांग असिस्टेंट को बोलता है कि मैं चाहता हूं कि सिचुआन ब्रांच में जितने भी करप्ट लोग हैं कल उन्हें जॉब से फायर कर दो। अब नेक्स्ट सीन में मैनेजर याओ से फिर से मिलने आता है और अपनी गलती के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि प्लीज़ आप मिस्टर जियांग को बोल दो कि वो मुझे जॉब से फायर ना करें। याओ कहती है कि मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए और तुम्हें फायर करने का डिसीजन मिस्टर जियांग का है, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। ये सुनकर मैनेजर को बहुत गुस्सा आता है, उसे कहता है कि इसे अच्छा सबक सिखाओ और पुलिस स्टेशन ले जाओ। फिर डॉक्टर आकर याओ को बैंडेज करता है और बताता है कि मिस याओ को बस ऊपरी चोट आई है, चिंता की कोई बात नहीं है। पर जियांग तो यहाँ पर बहुत ही परेशान हो रहा था, उसे याओ की बहुत फिक्र हो रही थी, तो वो उसे दर्द में नहीं देख सकता था। वो डॉक्टर को बोलता है कि ज़रा आराम से बैंडेज लगाओ। अब डॉक्टर के जाने के बाद जियांग याओ को बताता है कि ज़ैंग मेरी मॉम के लिए काम करता है
और मैं उन लोगों को सबक सिखाऊंगा जिन्होंने तुम्हें हर्ट किया है। फिर जियांग याओ से कहता है कि अगर तुम मेरी फियांसे होती तो क्या तुम मुझसे शादी करती। दरअसल जियांग इनडायरेक्टली अपने फीलिंग्स कन्फेस कर रहा था। पर यहाँ पर याओ को तो मैनेजर जेंग की बात याद आने लगती है। वो सोचती है कि सच में मेरे और जियांग के स्टेटस में बहुत बड़ा फ़र्क है और मेरी वजह से जियांग और उसकी मॉम का रिलेशन और भी खराब हो सकता है। याओ ये सब सोच ही रही होती है कि तभी जियांग उसे किस करने वाला होता है, पर याओ पीछे हट जाती है और बोलती है कि हमारा रिलेशन सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का है और आपकी तो एंगेजमेंट भी हो रखी है। तो जियांग कहता है कि अगर मैं एंगेजमेंट तोड़ दूँ तो, और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं उसी इंसान से शादी करूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका स्टेटस क्या है। याओ क्या तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ। और जियांग फिर से याओ के क्लोज आने लगता है। तो याओ कहती है कि मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, मुझे रेस्ट करना है। तो अब जियांग याओ को रेस्ट करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि याओ को ग्रैंडमदर की कॉल आती है। वो याओ से पूछती है कि तुम इतने दिन से कहाँ हो। तो याओ बताती है कि मैं सिचुआन सिटी पर एक बिजनेस ट्रिप पर हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। तो दादी याओ को वापस आकर जियांग से मिलने को कहती है। तो याओ सोचती है कि वो ग्रेसी मैन तो एंगेजमेंट तोड़ना की बात कर रहा है, मैं ग्रैंडमदर को कैसे बताऊं। तो याओ ग्रैंडमदर को बोलती है कि ग्रैंडमदर मैं और जियांग एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है, तो मैं उससे शादी नहीं कर सकती। तो ग्रैंडमदर से झूठ बोलती है कि मैं किसी को डेट कर रही हूँ और मेरा एक बॉयफ्रेंड है। इस पर ग्रैंडमदर थोड़ा नाराज़ होती है और फिर याओ को बोलती है कि ठीक है, जल्दी वापस आकर मुझे उससे मिलवाओ। हाँ बोल देती है और फिर सोचती है कि इसके लिए तो मुझे फिर से जियांग से हेल्प मांगनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि याओ जियांग से मिलने ऑफिस में आती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ तुम मेरे बॉयफ्रेंड होने का प्रोटेक्ट करो और मेरे साथ मेरी ग्रैंडमदर से मिलने के लिए मेरे घर चलो, नहीं तो वो मेरी शादी उस ग्रेसी मैन से करा देंगी और मैं ये नहीं करना चाहती। तो जियांग कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा। तो याओ कहती है कि प्लीज़ मिस्टर जियांग मैं आपसे बेग करती हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। खैर थोड़े नखरे दिखाने के बाद जियांग याओ की हेल्प करने के लिए मान जाता है। तो याओ कहती है कि तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह ग्रैंडमदर से मिलने आना, एक रिच पर्सन की तरह नहीं। इसके बाद इस बात के लिए जियांग मान जाता है और नेक्स्ट सीन में जियांग याओ की ग्रैंडमदर से मिलने उसके घर पहुंच जाता है और यहाँ पर याओ का पैर फिसलने ही वाला होता है तो जियांग उसे पकड़ लेता है और यहाँ दोनों के बीच फिर से एक रोमांटिक सा सीन क्रिएट हो जाता है। जियांग को देखकर ग्रैंडमदर कुछ ज़्यादा खुश नहीं होती, बल्कि याओ को कहती है कि मुझे पता है कि तुम जियांग से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए इसे अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाकर लाई हो। और ये बोलकर गुस्सा करने लगती है, जिस वजह से और मैं कभी उसे परेशान नहीं करूँगा और मैं और याओ पिछले कई महीनों से रिलेशनशिप में हैं। फिर ग्रैंडमदर थोड़ा शांत होती है। वो याओ को कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड दिखने में तो बहुत अच्छा है और इसका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है। तो अब ग्रैंडमदर को जियांग काफ़ी पसंद आने लगता है। तभी वहाँ बैठी याओ की आंटी जियांग की इतनी तारीफ सुनकर जेलस फील करने लगती है और ग्रैंडमदर को कहती है कि ग्रैंडमदर ये लड़का कितना ऑर्डिनरी लग रहा है, ये मेरे सन इन लॉ मैंग जितना अच्छा नहीं है। और जियांग के बारे में काफ़ी बुरा भला बोलने लगती है और पूछती है कि तुम कहाँ पर काम करते हो, तुम्हारी एनुअल सैलरी कितनी है। तो जियांग बताता है कि है और जियांग ग्रुप में तुम्हारी क्या पोजीशन है। अब यहाँ पर ग्रैंडमदर आंटी को चुप होने के लिए बोलती है और कहती है कि ये जियांग ग्रुप में काम करता है तो इसका फ्यूचर ब्राइट ही होगा, बट आंटी तो यहाँ चुप होने का है और ये काफ़ी कॉस्टली होगा। फिर तो वो बड़े एरोगेंट तरीके से ग्रैंडमदर को दिखाती है कि देखो मेरा सन इन लॉ कितना कॉस्टली गिफ्ट लाया है, आप लोगों ने तो इसे कभी देखा ही नहीं होगा। तभी जियांग बोलता है कि ये तो फेक जेड ब्रेसलेट है। वो बताता है कि रियल ब्रेसलेट वार्म कलर का है और विथ हाई ट्रांसलूसेंसी और इस ब्रेसलेट का तो कलर ही बहुत ज़्यादा डल है। और तभी जियांग रियल जेड ब्रेसलेट निकालकर ग्रैंडमदर को गिफ्ट करता है, जिसे देखकर सब लोग शॉक रह जाते हैं और वो बताते हैं कि ये 100 मिलियन का है और ये पूरी चाइना में सिर्फ एक ही जेड ब्रेसलेट है। आंटी का सन इन लॉ कहता है कि ये जियांग का ब्रेसलेट फेक है, ज़रूर उसने कहीं से चुराया है और जियांग के काफ़ी इंसल्ट करता है और अपनी पोजीशन का काफ़ी रौब भी दिखाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ ही मिनट में यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल सकता हूँ। अब ये सब सुनकर जियांग कहता है कि तुम बहुत ही बदतमीज़ हो, तुम्हें तो यहाँ से नहीं बल्कि कंपनी से ही निकल जाना चाहिए। ये बोलकर वो असिस्टेंट को कॉल करता है, आंटी के सन इन लॉ को कंपनी से फायर करने को कहता है। तभी थोड़ी देर में उसके पास कॉल आती है
कि आपको कंपनी से फायर कर दिया गया है। ये सुनकर आंटी, उनकी डॉटर और उनका सब बोलने लगते हैं। तो ग्रैंडमदर उन सबको डांट कर घर से बाहर जाने के लिए बोल देती है। फिर ग्रैंडमदर जियांग को बोलती है कि मुझे याओ से अकेले में कुछ बात करनी है। तो ये सुनकर जियांग वहाँ से चला जाता है। अब ग्रैंडमदर जियाओ से कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, पर तुम इससे शादी कैसे कर सकती हो? तुम्हारी तो ऑलरेडी एंगेजमेंट हो रखी है। तो याओ ग्रैंडमदर को बताती है कि वो ग्रेसी मैन तो खुद ही एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है। इस पर ग्रैंडमदर बोलती है कि एंगेजमेंट तोड़ने के लिए दोनों फैमिलीज का साथ होना ज़रूरी है और उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट भी है जो तुम्हें वापस लेना होगा, जो तुम्हारे बचपन में ही दोनों फैमिलीज ने एक्सचेंज कर लिया था। फिर याओ जियांग को मैसेज करती है जिसे वो ग्रेसीमैन समझती है और बोलती है कि मैं अपनी एंगेजमेंट तोड़ने को तैयार हूँ, बस तुम मेरा मैरिज सर्टिफिकेट वापस कर दो जो तुम्हारी फैमिली के पास है। इस पर जियांग सोचता है कि मैरिज सर्टिफिकेट ये ज़रूर मेरी ग्रैंड मदर के पास ही हो सकता है। फिर जियांग ग्रैंड मदर से मिलने जाता है और उनसे मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में पूछता है कि क्या वो आपके पास है। तो ग्रैंडमदर हाँ बोलती है, पर वो बहुत ही ज़्यादा सैड होती है दोनों की एंगेजमेंट टूटने से और जियांग से पूछती है क्या तुम सच में एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हो, एक बार फिर सोच लो। तो जियांग कहता है कि हम दोनों इस एंगेजमेंट को तोड़ना चाहते हैं। फिर ये सुनकर ग्रैंडमदर बड़ी ही सैड हो जाती है और मैरिज सर्टिफिकेट लगा। मिलती हूँ जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।